नमस्कार, पी गुरुस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री अय्यर और मेरे साथ कुछ महीनों के बाद जुड़ रहे हैं श्री कुमार कन्नन जी और हम बात करेंगे दो राष्ट्रों के बारे में जो अभी इलेक्शंस को जाने वाले हैं। आइए मिलते हैं श्री कुमार कन्नन जी से। श्री कुमार जी नमस्कार, वेलकम पी गुरुस चैनल। हाउ आर यू सर? नमस्कार सर, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक, सब भगवान की इच्छा है तो सब गाड़ी अच्छी चल रही है। सर जी, आज हम दो राष्ट्रों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे असम में और उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु में, कहा जहां पर काफी हद तक अभी कुछ नए नए चीज उभर रहे हैं। तो अब असम में एक बड़ी घटना घटी कि कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और माना जाता है कि वे अब भाजपा में हैं। क्या ये सच है सर जी? हाँ, मैं पहले अपने पी गुरुस हिंदी के दर्शकों के लिए मैं अपना प्रणाम देता हूँ और क्षमा भी प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी उतना परिपक्व नहीं होता। कोशिश करता हूँ तो मेरा हिंदी से आपको संबोधन करने के लिए। तो जैसा कि शेर जी ने बताया कि असम में 126 वाला विधानसभा सीट है, 126। तो उनके लिए जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वहां का पूर्व राज्य का अध्यक्ष, कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष थे, वो भूपेन बोरा, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो भूपेन बोरा का त्यागपत्र में अहमियत क्यों है? क्योंकि वो 2-3 वजह के लिए वो खासी बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो थे, वो पहले 2 बार विधानसभा के मेंबर रह चुके और राज्य का अध्यक्ष भी रह चुके, कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष भी रह चुके। उसके अलावा 30 साल के ऊपर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना सहयोग दिया। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू में कहा कि उनका दादाजी जब कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो था असम में जब शुरू हुआ था 1920 के कार्यकाल में, उनमें प्रमुख एक नेता थे। मतलब उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को जोड़ा, उनके दादाजी। जैसा कि उन्होंने कहा कि 2-3 पीढ़ियों से वो कांग्रेस का ही परिवार है। और जब उन्होंने कहा कि हम त्यागपत्र देने वाले हैं, मेरा कोई सुनता नहीं है कांग्रेस का पार्टी में, तो उनका जो उसका जो घटना का इतना ये हुआ, मतलब हंगामा ऐसे हो गया कि सब लोग, कांग्रेस का शीर्ष लोग जो है, स्टेट का जो शीर्ष लोग जो है, वो दौड़कर चले आए उनको मनाने के लिए कि आप छोड़कर मत जाइए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मत जाइए, हम राहुल से भी आपका फोन करके आपको दे देंगे करके राहुल गांधी ने फोन करके 15 मिनट उनको समझाया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन चाहिए, मैं पूरा इश्यू को स्टडी कर रहा हूं। अगर मैं असंतुष्ट हूं आपके जवाब से और आपके कार्यवाही से, मैं अपना त्यागपत्र वापस लूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक दिन के बाद कल उन्होंने अपना त्यागपत्र से वो अड़े रहे। वो त्यागपत्र उन्होंने कहा जो मैंने दे दिया वो सो दे दिया, मैं वापस लेने वाला नहीं हूं। और हिमंत बिस्वा शर्मा जो राज्य का मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनसे बात किया और वो खबर यह आता है कि 22 तारीख को वो भाजपा में शामिल होने वाला है। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब ये एक बड़ी एक पोलर मूवमेंट जैसा कह सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कांग्रेस से शिफ्ट होकर भाजपा को हो रही है। लेकिन अगर आप डेमोग्राफिक्स देखेंगे आसाम की, तो यहाँ पर देखिए माना जाता है कि करीब करीब 40% मुस्लिम है और बाकी 60% है थोड़े ट्राइब्स और हिंदू। तो यहाँ पर जब अगर भाजपा को जीतना है तो हर हिंदू को वोट डालना पड़ेगा और हर हिंदू को भाजपा को ही वोट देना पड़ेगा। क्या यह संभव है? क्या सोचते हैं आप? इसीलिए क्या यही वजह है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जरा और भी कुछ रिलीजियस कार्ड खेल रहे हैं? असम एक ऐसा राज्य है कि वहां इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा मसला है वहां पर जी असम में। जी। आज नहीं या कल नहीं, सालों साल में ऐसा ही बात चल रहा है कि इसी की वजह से असम का जो इंडिजिनस लोग जो है, मतलब असम का जो राज्य में रहने वाला जो लोग जो है,
उनको जो काम नौकरी नहीं मिल रहा है, जो बाहर से आने वाला लोग, यानी खास करके बांग्लादेशी से आने वाला की लोग, उनका नौकरी सब छीन रहा है। इसकी वजह से ही असम का स्टूडेंट्स यूनियन और असम का असम गण परिषद जो उसका शुरू हुआ, वो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ही उन्होंने शुरू किया असम गण परिषद। उस टाइम पर प्रफुल्ल कुमार महंता थे, उसके बाद वृंदावन गोस्वामी थे, ऐसा बहुत सारे लोग असम गण परिषद के लोग आगे बढ़ रहे थे। I thought it उसके was बाद Brigu अभी Pukan. हाँ, भृगु पुकन, लेकिन प्रफुल्ल कुमार महंता वॉज वन ऑफ द मोस्ट जाने वाले जी जी, पहले चेहरा। पहले मुख्यमंत्री भी बने थे वो। अच्छा, एक मुख्यमंत्री चीज, दो हाँ, बार। एक चीज मैंने हाँ, एक बड़ी गलती कर दी। राष्ट्र संबोधित कर रहा था असम को, वो प्रदेश है। सॉरी अबाउट दैट, बैक राज्य टू है। यू। हाँ। हाँ, और और क्या है कि दो बार उन्होंने वो मुख्यमंत्री भी बन चुके प्रफुल्ल कुमार महंता। अभी असम गण परिषद का जो अध्यक्ष है अतुल बोरा है। तो अभी क्या है कि असम गण परिषद वो टक्कर लेने का कोशिश किया इन्फिल्ट्रेटर इश्यूज को। उसके बाद असम गण परिषद थोड़ा कमजोर हो गया। 2001 से लेके 2016 तक 15 साल तरुण गोगोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहते थे, और उनका शासन में असम का डेमोग्राफी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2001 से लेके 2016 तक का 15 साल। और इसकी वजह से भाजपा जब स्पेसिफिकली जब मोदी मोदी जी का वो राज्य बना 2014 में, और अ, उनका पहला, सॉरी 2014 में, सॉरी सही बात। और जब 2016 का इलेक्शन हुआ, तो सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बना के असम में भाजपा ने इलेक्शन को फेस किया, उसमें कामयाबी भी मिला। और क्या है कि भाजपा ने एक बहुत बड़ा रणनीति उन्होंने अपनाया कि भाजपा के अलावा बाकी सभी क्षेत्रीय दल जो है कांग्रेस को छोड़ के, और ये यूडीएफ मतलब जो अजमल का पार्टी को छोड़ के, असम गण परिषद हो, बोडा पीपल्स फ्रंट हो, सबको एक साथ जुड़कर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का एक नया रूप दिया। और उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा भी उसके लेट में वो शामिल हो गए। तो उसके वजह से क्या हुआ कि 2016 से 2021 तक सर्बानंद सोनोवाल, और 21 से लेके अब तक हिमंता बिस्वा शर्मा का राज्य है। आपने एक मामला उठाया कि 40% जो है मुस्लिम है और बाकी सब लोग है हिंदूस है और ट्राइबल्स है, वो कैसे उनका मिलन और उनका यूनिटी वो संभव है या नहीं। तो हमको एक चीज को याद रखना होगा कि 2023 में एक डीलिमिटेशन का एक अरेंजमेंट किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, मतलब 2024 लोकसभा के इलेक्शन के पहले। तो उस समय उन्होंने वो असम का डेमोग्राफी को बचाने के लिए ट्राइबल का सीट अपनाया, ट्राइबल सीट्स और बाकी सीट्स को प्रिजर्व करके जो 40% का जो पॉपुलेशन है, जो अपना माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है, उसमें खास ज्यादा लोग जो इन्फिल्ट्रेशन भी है अभी भी, तो उनको एक 26 सीट का आंकड़ा के अंदर उनको सीमित कर दिया। मतलब 100 सीट के आसपास उन्होंने बचाया। तो इवन 26 वाला 26 भी सीट वो वोट भी डाले, तब भी ज्यादा असर नहीं होगा इलेक्शन के रिजल्ट में। और असम का जो पॉलिटिकल क्या ये मैप को आप बंगाल में देखिए। भी कर सकते हैं? सॉरी, एक एक मिनट, सॉरी, क्या ये चीज वेस्ट बंगाल में भी कर सकती है भाजपा? वेस्ट बंगाल में भी कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में पहले वो राज्य में आना होगा। ये ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। टेम्पलेट बन रही है अगर सर जी, टेम्पलेट बन रही हाँ है, टेम्पलेट बन हाँ, रही है। बैक टू यू। तो एक बार अगर राज्य में आ जाए तो इजी होगा। इसको असम का जब वो डिलिमिटेशन करके उन्होंने ऐसा एक अरेंजमेंट किया, इसके खिलाफ जो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिला। असम का जो ये अरेंजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और उसके बाद 2024 में भी उनको कामयाबी मिला, और अभी भी कामयाबी मिलने वाला है, वैसा मेरा मानना है। और आप असम का जो पॉलिटिकल मैप को आप देखें, अपर असम और लोअर असम, अपर असम में भाजपा का मतलब दबदबा अभी भी कायम है, और लोअर असम
जैसा कि जब बांग्लादेशी का बॉर्डर का वो सीमा वाला इलाका है, वहां वो इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा है अभी भी। और वहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और बाकी लोग को पकड़ है, जैसा कि बाराक वाली, बारपेटा और नौगांव और बाकी सब जो जगह है, जोरहाट, वैसा कुछ जगह में अभी भी कांग्रेस का दबदबा है। इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा क्या कर रहा है कि कांग्रेस में अच्छा मतलब जनता का जनप्रतिनिधित्व करने वाला लोग, मतलब मतलब अच्छे ज्यादा लीडर्स। हाँ, ग्राउंड वाला लीडर्स जो है, जो भी हो, उनको खींच करके अपनी तरफ लेकर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका असर आने वाला इलेक्शन में देखने को मिलेगा, वैसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखते हैं एक नजर तमिलनाडु पर। तो यहाँ पर देखिए, आज एक बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ, वो ये कि भूतपूर्व लीडर विजयकांत, जो अभी नहीं है, स्वर्गवास हो गए वो 2-3 साल पहले, उनकी जो पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, 0.46% पोल करती है पूरे स्टेट में, वो अब डीएमके के साथ जा रहे हैं। माना जाता था कि वो एनडीए के साथ रहने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। तो एट द राइट प्राइस, समझ सकते हैं हम। तो इसका क्या असर पड़ेगा टीएन पर? जैसा कि पी गुरुस चैनल के दर्शकों के लिए तमिलनाडु के बारे में थोड़ा गहराई से मैं बताना चाहता हूँ। 1980 में पहली बार कांग्रेस और डीएमके के साथ एक समझौता हुआ। उस टाइम पर करुणानिधि जो है डीएमके के अध्यक्ष थे और कांग्रेस का अध्यक्ष थे उस टाइम पर इंदिरा गांधी। तो उसने उस टाइम पर करुणानिधि ने कहा तमिल में, नेरुविन मगले वर्ग है, निलयाना आची तर है। मतलब उन्होंने वो इंदिरा गांधी को स्वागत किया, नेहरू के बेटी के उसको संबोधन करते हुए, वो आप नेहरू का बेटी है, आकर आप स्थिर सरकार बनाइए। क्योंकि 1977 में आप देख सकते हैं, जैसा कि जनता पार्टी का जो सरकार थे उतना स्थिर नहीं था। इसीलिए 1980 में पहली बार डीएमके और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। उसके बाद 14 साल के बाद, 24 साल के बाद 2004 में कांग्रेस और डीएमके के साथ समझौता हुआ। अभी तक 4 लोकसभा इलेक्शन और 4 विधानसभा इलेक्शन कांग्रेस और डीएमके दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इन चारों लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस और डीएमके को सफलता मिली और 4 विधानसभा में, 2 विधानसभा में कांग्रेस और डीएमके के अलायंस को सफलता मिली है। मतलब 2006 और 2021 वाला चुनाव। अब क्या है कि डीएमके यानी द्रमुक कहते हैं उसको, उनका जो पार्टी जो है अभी इनकुम्बेंट है, मतलब वो शासन चलाने वाला पार्टी है। अभी शासन चलाने वाला इस डीएमके के खिलाफ बहुत बड़ा असंतोष जनता के बीच में है। और उस असंतोष का जो प्रभाव जो है हमको ग्राउंड में देखने के लिए मिलता है। तो उसका बहुत बड़ा फायदा जो है ऑटोमेटिकली अन्ना डीएमके को जाएगा, क्योंकि वो मुख्य विपक्ष दल है। उसके साथ भाजपा और बाकी सब पार्टीज भी है। तो डीएमके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, कैसे इस एंटी इनकम्बेंसी को हराए और वापस अपने सरकार को लेकर आए। पहले उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये का एक राशि उन्होंने एक फ्रीबी के रूप में, तोहफे के रूप में सभी जनता को, मतलब 1 करोड़ के ऊपर वाले महिला सम्मान निधि के रूप में उन्होंने दे दिया। तो उनका उनका असर ज्यादा तक ग्राउंड में वो असर देखने को नहीं मिला। जैसा कि तमिलनाडु को मैं देख रहा हूं कि शहर में ज्यादा थोड़ा डीएमके का दबदबा अभी भी है, लेकिन ग्रामीण इलाका में आप देखेंगे तो अन्ना डीएमके, और जैसा कि किसान का जो समस्या जो है, खेती वाला जगह में जो है, स्मॉल टाउन्स जिसको कहते हैं, वहां पर ग्रामीण इलाका में और जो सबर्बन एरिया में
अन्ना डीएमके को ज्यादा वहां सपोर्ट मिलने को नजर आ रहा है। तो अभी दूसरा वो क्या कर रहा है डीएमके कि वो 5,000 जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं, सो एक दूसरा वो चाल अपना रहे हैं कि विजयकांत का अभिनेता थे वो पहले तमिल में एक बहुत मुख्य रोल अपनाया था। उन्होंने एक पार्टी चलाया 2006 में उन्होंने चलाया जब वो जिंदा थे। तो उनका जो पार्टी को अपनी तरफ लेकर आए। तो आप अगर देखेंगे कि जमीनी स्तर पर जो विजयकांत अभिनेता का पार्टी का बहुत बड़ा एक सपोर्ट जो बेस जो है वो गिर चुका है। जैसा कि शेयर जी ने उल्लेख किया वो 0.46% का पार्टी बन चुका है। लेकिन एक पार्टी तो है उनके लिए। तो इसको लेकर डीएमके क्या चाल खेल रहा है कि वो कांग्रेस को किनारे करने का प्लान सोच रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने हुए कांग्रेस और डीएमके के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो ये एक टेलीफोन में वो बात कर सकते, वो इश्यू को सुलझा सकते हैं। लेकिन अभी तक उन दोनों के बीच में मन का जो संतुलन नहीं बन रहा है। जो भी अ, वो आंकड़ा हो, सीट का आंकड़ा हो या सत्ता में भागीदारी का लेकर वो इश्यू हो, वो सब नहीं बन पा रहे। तो इसीलिए वो अभी तक डीएमके और कांग्रेस के बीच में जो समझौता का जो वार्ता जो है वो खींचते ही चल रहा है। और इसके बीच में डीएमके क्या चाल अपना रहा है कि कांग्रेस को किनारा करके अगर आप आना चाहते हो आ सकते हैं, नहीं तो आप अपना एक अलग का रुख अपना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए कोई इतराज नहीं है। ऐसा करके उन्होंने पहले बाकी सब कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब पार्टीज को जो अपने साथ मिला के एक सेपरेट मतलब एक गठबंधन का अरेंज कर रहा है। देखना चाहेंगे कि एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस और डीएमके के बीच में जो वो इश्यूज चल रहे हैं वो समझौता में बदलता है, नहीं तो अपने आप में कांग्रेस अलग अपना रुख अपना रहे। देखना बात। तो आप अब एक अच्छे मोड़ पर आकर खड़ी है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स। कौन पहले ब्लिंक करेगा, ये अंग्रेजी का एक वर्स है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, यानी कौन पहला अपना चाल चलाएगा। क्या द्रमुक कांग्रेस को अपने फ्रंट से निकालेगी या क्या कांग्रेस खुद फ्रंट से निकलेगी, क्योंकि एक मोरल विक्ट्री बनती है यहाँ पर। आपका क्या मानना है, कौन कौन पहले आएगा, किसका पहला दाव लगेगा। जब 1980 के बाद जब 2004 में इन दोनों का बीच में एक समझौता हुआ, अलायंस हुआ, उस टाइम पर कांग्रेस का अध्यक्षा सोनिया गांधी थे। तो सोनिया गांधी और करुणानिधि के बीच में मतलब वो राजनीतिक संबंध बहुत अच्छा थे। तालमेल अच्छा लेकिन वो था। लेकिन ज्यादा 3 दिन तक नहीं चल पाया। 2004 या 2006 के आसपास ही वो टिक पाया वो संबंध। लेकिन 2011 आते आते कांग्रेस अपना दूसरा चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मतलब कांग्रेस के लिए एक हमको समझना चाहिए कि कांग्रेस जब लो लय करता है, मतलब बहुत धीमे में है, पॉलिटिकली वेदर कमजोर जब है, तो उस टाइम पर वो सभी से बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं। थोड़ा सा उनको ताकत आ जाता है राजनीतिक वजह से, उनको जब ताकत आ जाता है इलेक्शंस में, तो उनका असली चेहरा खुलकर सामने आता है। वैसा ही हुआ 2009 में और 2011 में। तो कांग्रेस का और डीएमके का बीच में संबंध मतलब कमजोर होते रहा और 2014 में वो टूटा। लेकिन जब मोदी वापस आए, मोदी पहली बार जब आए 2014 में, फिर से 2016 में इन दोनों का संबंध फिर से शुरू हुआ। अब देखेंगे कि इन दोनों में एक शैडो बॉक्सिंग कहते हैं ना, जो पॉलिटिकल भाषा में जब बुरा कहेंगे कि कुश्ती। शैडो बॉक्स, हाँ, मतलब वो पर्दे के पीछे एक दोनों के बीच में एक झगड़ा जो होता है, वो पर्दे के पीछे वाला जब पावर शैडो का बॉक्सिंग, वो अभी भी पहले से ही वो चलते आ रहे हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी
2011 से लेके अब तक, मतलब जब करुणानिधि जिंदा थे, उनके स्वर्गवास तक उन्होंने कभी भी करुणानिधि को जाकर नहीं मिले, राहुल गांधी। और अब भी आप देखेंगे कि अ, मतलब एक दो साल के बाद, मतलब 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद, कांग्रेस ये मानना शुरू कर दिया कि डीएमके को हम नजरअंदाज करके अपने बलबूते पर डीएमके को, सॉरी, कांग्रेस को तमिलनाडु में बढ़ाना है। क्योंकि 1967 से लेके कांग्रेस अभी भी बहुत सारा जगह में मतलब वो ताकत नहीं है, उसमें एक मेन स्टेट जो है, राज्य जो है, तमिलनाडु है। तो राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि हम डीएमके को ऊपर उठकर, उनके अलायंस के ऊपर उठकर हम पार्टी को बढ़ावा देना है। इसीलिए ये 2026 का जो राज्य का जो चुनाव है, विधानसभा का जो चुनाव है, वो कांग्रेस के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका स्टेक्स ज्यादा नहीं है। स्टेक्स ज्यादा जो है कांग्रेस डीएमके के लिए। इसीलिए कांग्रेस जो है वो अपना एक राजनीतिक खेल खेल रहा है कि हमको ज्यादा सीट चाहिए और हमको सत्ता में हमको भागीदारी चाहिए। ये अगर दो शर्तें आप मानोगे तब हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर नहीं है तो हमारे पास एक दूसरा विकल्प है, अभिनेता विजय। उनका एक पार्टी चल रहा है टीवीके करके, उसके पास, उनके पास हम जाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक टीवीके का विजय को, एक चेहरा को सामने ले आकर डी कांग्रेस जो है शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। अभी आपने कहा हु विल ब्लिंक फर्स्ट, मतलब किसका मतलब दबाव दबाव ज्यादा होगा। कि मेरा यह मानना है कि डीएमके जो भी रुख अपनाए, लेकिन कांग्रेस उतने जल्दी डीएमके के साथ मेरे मानना है वो आने वाला नहीं है। जो भी डीएमके अपना चाल चलाए, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यह मन बना लिया कि हम मैक्सिमम डीएमके को संकट पहुंचाएंगे इस इलेक्शन में। जैसा कि उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव को बनाया, मतलब इलेक्शन के करीब आने तक उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मानने के लिए मतलब उन्होंने माना नहीं, इनकार कर दिया। इलेक्शन आते आते भी उनके जुबान में यह नहीं निकला कि तेजस्वी यादव ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। वैसा ही अभी भी अब देखिए कि बंगाल में ममता लेफ्ट फ्रंट के साथ उन्होंने अपना समझौता छोड़ दिया, और अभी तमिलनाडु में उनका जो सबसे पुराना जो दोस्त है, मतलब 2004 से वो चलने वाला संबंध को भी वो एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो इस सबके पीछे राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी के कहने के, उनके सोचने के जो भी बात है, वही जो है उनका सोच को अभी मानिक ठाकुर जो है या प्रवीण चक्रवर्ती जो है वो शब्द के रूप में प्रकट कर रहा है। अगर वो सोच नहीं आता, ये शब्द नहीं आता। तो हमारा ये सोच है कि राहुल गांधी उतना आसानी से ये मानने वाला आदमी नहीं है डीएमके के साथ। जो ज्यादा खींचेगा और जितना ज्यादा खींचेगा वो डीएमके को नुकसान ही पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मानो या ना मानो, ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक चाकू की नोक पर आकर खड़ी है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज जो है ना, इसकी बिल्डअप होती है और इसका असर आपको पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपने आप को थोड़ा और इन्फ्लेट कर कर समझते हैं कि उनकी इतनी शक्ति है, और ये सोचते हैं कि उनकी शक्ति इतनी है। सो कोई भी रियलिस्टिक खेल नहीं खेल रहा, शायद भाजपा खेल रही है, क्योंकि भाजपा ने तो कुछ मुंह ही नहीं खोला, वो अपने काम करते जा रही है। उसको अपना, उनका काम कटा हुआ है, दे हैव देयर वर्क कट आउट, क्योंकि उनको बूथ लेवल पार्टी को बल करना है। वहां पर ही नयनार जी की जो निगरानी रही है, वहीं पर वो फोकस कर रहे हैं कि जहां पर भी भाजपा का एक असर है, वहां पर हर जगह पर, हर बूथ पर भाजपा के ही वर्कर्स हों, ताकि यू नो व्हाई वी आर सेइंग दैट। इसका महत्व तो आप सब लोग जानते हैं। तो आज आपने बहुत ही दिलचस्प बातें बताई श्री कुमार जी,
और हम पुनः आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे, शायद 2 अलग प्रदेशों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।